बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर जो 2 है उसको कवर करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? कहता है रिसोर्स शेयरिंग ये होता है कि जब आप अपने दस्तयाब रिसोर्सेज को अपने डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान शेयर करते हो तो इसको हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। जैसे एक बर्गर है और हम 2 लोग हैं। अगर हम उस बर्गर को हाफ हाफ खाएंगे तो ये क्या है? ये शेयरिंग है, मतलब रिसोर्स शेयरिंग है कि मतलब आपके पास चीज़ एक है लेकिन आप उसको जो है वो शेयर करके खा रहे हो। लेकिन अगर मान लें कि बर्गर एक था और 2 लोग थे लेकिन खाया सिर्फ एक बंदे ने, तो इसको हम रिसोर्स शेयरिंग नहीं कहेंगे। तो यही चीज़ वो यहाँ पे बता रहे हैं कि रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं, जैसे बर्गर मेरे पास मौजूद था, ये नहीं है कि नहीं था मौजूद, मौजूद था भाई, उसको हमने शेयर किया। तो रिसोर्स शेयरिंग के अंदर 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला कि जो रिसोर्स हमारे पास मौजूद होता है उसको हम शेयर करते हैं, और शेयर किसके दरमियान करते हैं? डिफरेंट यूजर्स के दरमियान। तो यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग के अंदर हम बर्गर शेयर नहीं कर रहे, बेसिकली हम क्या शेयर करेंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ तक आपको डेफिनेशन की उम्मीद है समझ आ गई है। अच्छा जी, अब वो आगे बताएगा कि हम रिसोर्स शेयरिंग क्यों करते हैं। गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, कि रिसोर्स शेयरिंग करने का मकसद क्या होता है? तो कहता है द गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इज टू मेक ऑल प्रोग्राम्स, इक्विपमेंट एंड डाटा अवेलेबल टू एनीवन इन द नेटवर्क। यानी आपने जो एक नेटवर्क बनाया हुआ है, अब नेटवर्क किसे कहते हैं ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब डिफरेंट कंप्यूटर्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है एक सेम ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं ये क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया। तो अगर आप एक नेटवर्क में रहते हुए डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स शेयर कर रहे हो, डिफरेंट तरह की इक्विपमेंट यानी हार्डवेयर शेयर कर रहे हो, या आप अपना डिफरेंट तरह की फाइल्स यानी डाटा शेयर कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। और यही मकसद है कि जनाब हम एक नेटवर्क में रहते हुए थोड़े रिसोर्सेज को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें। जैसे आपने देखा होगा बैंक में आप जाते हो तो बैंक में क्या होता है कि प्रिंटर एक पड़ा हुआ है, या आप किसी कंपनी के ऑफिस में जाते हो वहां पे भी क्या होता है कि मोस्टली ये होता है कि प्रिंटर एक होता है लेकिन मल्टीपल लोग उसको उसी एक सेम प्रिंटर को एक्सेस कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जनाब कंपनी के पास इतना बजट नहीं है कि वो हर बंदे को अलग अलग प्रिंटर परचेज करके दे। तो बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग का बेसिकली मकसद ही ये होता है कि आप अपने थोड़े रिसोर्सेज के साथ ज्यादा लोगों को क्या कर सको? फैसिलिटीज फ्राहम कर सको। ठीक हो गया? तो ये इसका मेन मकसद है। आगे उसने एग्जांपल में भी यही बताया हुआ कि मान लो आपके पास एक प्रिंटर है और उस प्रिंटर को ऑफिस के अंदर वर्क करने के लिए आप डिफरेंट लोगों को शेयर करते हो, लेकिन वो लोग कौन से? जो आपके सेम नेटवर्क में मौजूद हैं। मतलब आपने उस अपने प्रिंटर को उन तमाम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है जिन कंप्यूटर्स पे आप चाहते हो कि वो सारे कंप्यूटर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो इस सेम प्रिंटर्स को यूज़ करें। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस नेटवर्क के अंदर यानी जितने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं उन सब के साथ हम उस प्रिंटर को अटैच कर देते हैं। ठीक हो गया? तो ये मकसद हो गया रिसोर्स शेयरिंग का। आगे जी, मेन रीजन फॉर अर्ली रिसोर्स शेयरिंग, कहता है हम पहले पहले अभी तो रिसोर्स शेयरिंग इतनी नहीं करते हम। डिफरेंट कंपनीज में आप जाते हो या डिफरेंट ब्रांचेज में जाते हो, बैंक्स की ब्रांचेज में जाते हो, वहाँ पे इतनी ज़्यादा रिसोर्स शेयरिंग नहीं है। लेकिन पहले वक्त में रिसोर्स शेयरिंग बहुत ज़्यादा थी। उसकी मेन वजह क्या थी? तो ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस पैराग्राफ के अंदर आपको सर कोई एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से समझना है। देखें, पहले वक़्त के अंदर क्या था कि जो आपका हार्डवेयर था ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। आजकल तो हार्डवेयर इतने कॉस्टली नहीं है, मतलब लैपटॉप इतने महँगे नहीं हैं, कंप्यूटर्स इतने महँगे नहीं हैं, मोबाइल्स इतने महँगे नहीं हैं। इसी तरह आप देख लो वो आपके प्रिंटर्स इतने महँगे नहीं हैं, स्कैनर्स इतने महँगे नहीं हैं। तो ये जितनी भी डिवाइसेज़ थी, ये पहले वक़्त में बहुत ज़्यादा महँगी थी, जबकि आज के अगर हम दौर में देखें तो आज इतनी महँगी नहीं है। तो दोस्तों पहले दौर में जब हमारा हार्डवेयर इतना ज़्यादा महँगा था, तो उस इतने ज़्यादा महँगे हार्डवेयर को परचेज़ करना और हर बंदे को अलग-अलग प्रोवाइड करना ये बहुत ही मुश्किल काम था। और इसी के साथ-साथ हमारी ये गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल था, और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की बात करो तो उसके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल था ना, कि मतलब अगर एक गवर्नमेंट है पूरे मुल्क को जो कंट्रोल कर रही है, उनके लिए इतना मुश्किल है कि मतलब वो इतने महँगे हार्डवेयर को बाय नहीं थे कर सकते। तो जो हमारी प्राइवेट कंपनीज़ थी उनके लिए तो ये समझ लें कि इम्पॉसिबल बात होगी ना, कि हर बंदे के लिए अलग-अलग प्रिंटर परचेज़ करना, हर बंदे के लिए अलग-अलग स्कैनर परचेज़ करना।
तो चूंकि पहले वक्त में हार्डवेयर ज़्यादा कॉस्टली था, से इसलिए हम क्या करते थे कि एक हार्डवेयर लेते थे और उस एक हार्डवेयर को हम एक नेटवर्क के अंदर जितने मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, जितने मल्टीपल यूज़र्स हैं, उन तमाम के तमाम मल्टीपल यूज़र्स को उस एक सेम हार्डवेयर को क्या कर देते थे, शेयर कर देते थे। और यही वजह थी अर्ली रिसोर्स शेयरिंग की। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट जी, नेक्स्ट अगला आपका कंसेप्ट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर आपको आरफा के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट इज आरफा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका एमसीक्यूज याद हो। अगर आपको शॉर्ट स्टैंड फॉर पूछते हैं कि आरफा का स्टैंड फॉर क्या, तो आपने कहना आरफा का स्टैंड फॉर है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये इसका स्टैंड फॉर है और ये एक अमेरिकन एजेंसी है आरफा। अब अगर आपको सर शॉर्ट में पूछते हैं तो आप दो तीन बातें आरफा के बारे में लिखोगे। अगर आप सर आपको लॉन्ग में पूछते हैं आरफा के बारे में, तो आपने ये जितनी बातें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपने ये सारी बातें जो है वो वहाँ पे अपनी वर्डिंग में क्या कर देनी है, एक्सप्लेन कर देनी है। तो अब आपने गौर से सुनना है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर अक्सर पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन आरफा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आरफा का ये जो स्टैंड फॉर है ये बताना है। उसके बाद फिर आगे जो बातें मैं अभी बताने लगा हूँ इनको अपनी वर्डिंग में लिख देना। तो दोस्तों सबसे पहले आरफा क्या है, ये एक एजेंसी है जिसका मकसद क्या था, जिसका मकसद ये था कि डिफरेंट तरह के जो रिसर्च ग्रुप्स हैं या डिफरेंट तरह के जो नेटवर्क्स हैं वो उस वक्त के जो जदीद कंप्यूटर्स हैं उन तक रिसाई हासिल कर सकें। क्योंकि आपको पता है हार्डवेयर बहुत महंगा था और जदीद कंप्यूटर्स तक रिसाई हासिल करना या उनको एक्सेस करना वो बहुत ही मुश्किल था। तो आरफा का मेन मकसद क्या था कि वो तमाम के तमाम नेटवर्क्स जिनके पास जदीद कंप्यूटर्स नहीं हैं, वो तमाम के तमाम रिसर्च ग्रुप्स या वो तमाम के तमाम नेटवर्क्स जो हैं वो जदीद कंप्यूटर्स तक रिसाई हासिल कर सकें। इसके लिए यही असल मकसद था आरफा का। ठीक है, उन्होंने इसके लिए जो है मतलब एक नेटवर्क बनाया और फिर उन्होंने आगे फर्दर काम किया। अब आगे वो यही बता रहा है, कहता है इस मकसद को अचीव करने के लिए, क्या मकसद, कि डिफरेंट नेटवर्क्स या डिफरेंट रिसर्च जो ग्रुप्स हैं वो आपके जदीद कंप्यूटर तक रिसाई हासिल कर सकें, ये आरफा का मकसद था। अब इस मकसद को अचीव करने के लिए सबसे पहले आरफा ने क्या किया, उसने डाटा नेटवर्किंग पर काम स्टार्ट किया। किस पर काम स्टार्ट किया, डाटा नेटवर्किंग पर। अब डाटा नेटवर्किंग पर काम स्टार्ट करते हुए उसने दो अप्रोचेस का इस्तेमाल किया, यानी दो तरीकों का इस्तेमाल किया। अब वो दो तरीके कौन से थे, पहला तरीका था पैकेट स्विचिंग और दूसरा तरीका था इंटरनेट वर्किंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग ये होती है कि जब आप अपने डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उसको आगे फॉरवर्ड करते हो, सेंड करते हो, इसको हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। और इंटरनेट वर्किंग क्या होता है, इंटरनेट वर्किंग ये होता है कि जब आप अपने डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके राउटर्स के थ्रू एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हो, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेट वर्किंग। तो यही बेसिकली दो अप्रोचेस का इस्तेमाल किया आरफा ने, किसके लिए, डाटा नेटवर्किंग के लिए। कि सबसे पहले उसने पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया कि जो डाटा सेंड हो रहा है उसको उसने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके फिर आगे फॉरवर्ड करना शुरू किया। और दूसरा उसने क्या किया कि दुनिया के जितने भी उस वक्त के कंप्यूटर्स थे उन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में राउटर्स के थ्रू कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बना दिया। और वो जो उसने एक बड़ा नेटवर्क बनाया उसको उसने क्या नाम दिया, आरफा नेट का नाम दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सर ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आरफा ने सबसे पहले दुनिया में जो एक बड़ा नेटवर्क एस्टेब्लिश किया था उस नेटवर्क का उसने क्या नाम रखा था, तो उस नेटवर्क का उसने नाम रखा था आरफा नेट। अब आरफा नेट में उसने, सर आपको शॉर्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ आरफा नेट जो आरफा ने सबसे पहले दुनिया में एक बड़ा नेटवर्क बनाया जिसका उसने नाम आरफा नेट रखा था, उसमें उसने किन दो तरीकों का इस्तेमाल किया, तो आपने बताना है फर्स्ट वन इज पैकेट स्विचिंग, सेकंड वन इज इंटरनेट वर्किंग। अब आप सर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पैकेट स्विचिंग क्या होती है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पैकेट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि एक बड़े डाटा को, यानी जिसको आपने सेंड करना है, वो डाटा जिसको आपने फॉरवर्ड करना है, उस डाटा को, यहाँ आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने एक फाइल जो है उसको सेंड करना है दूसरे यूजर तक। अब उस फाइल के अंदर 10 पेजेस हैं, तो आपने क्या किया, पहले एक पेज सेंड किया, फिर दूसरा पेज सेंड किया, फिर तीसरा पेज सेंड किया। दिस इज अ पैकेट स्विचिंग। और अगर आप एक दफ़ा पूरी की पूरी फाइल सेंड करोगे तो ये पैकेट स्विचिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि पैकेट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि अपने
लार्ज डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके आगे फॉरवर्ड करना पैकेट स्विचिंग कहलाता है। और इंटरनेट वर्किंग क्या होता है वो मैंने आपको वो भी बताया कि इंटरनेट वर्किंग या इंटरनेट ये होता है कि जब आप डिफरेंट छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो एक डिफरेंट राउटर्स के थ्रू, तो वो हमारे पास इंटरनेट वर्किंग बन जाता है। तो ये दोनों अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले आरफा ने जो सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया दुनिया में, वो उसका क्या नाम रखा, आरफानेट। और यही आरफानेट बाद में क्या बन गया, इंटरनेट। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे पहले क्या था, आरफानेट था, जो कि आरफा ने इंट्रोड्यूस करवाया था, स्टेब्लिश करवाया था। और यही आरफानेट बाद में क्या बन गया, इंटरनेट बन गया। इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, और दुनिया में इंटरनेट सबसे पहले कब आया था, 1970 के अंदर सबसे पहले जो है वो इंटरनेट दुनिया में लॉन्च हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था। और 1970 के बाद इंटरनेट ने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर दिया, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपने कहाँ लिखनी है, आरफा के टॉपिक में लिखनी है। अब यहाँ पे दो ग्राफ्स हैं, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये ग्राफ बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये आपको एक्स एक्सिस के ऊपर डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स बता रहा है और ये आपको नंबर ऑफ यूजर्स बता रहा है जो कि आहिस्ते से देखो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1981 यानी 1981 के अंदर जब इंटरनेट लॉन्च तो 1970 में हो गया था, लेकिन तब देखो यूजर्स कितने हैं, 0 मिलियन, मतलब 0 मिलियन में यूजर्स चल रहे हैं। और ये 0 मिलियन कब तक चलते रहे, ये चलते रहे 1993 तक। ये देखो 1993 तक जो है वो 0 मिलियन ही यूजर रहे। लेकिन जैसे ही 1993 गुजरा तो उसके बाद देखें आहिस्ता 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 हमारे नंबर ऑफ यूजर्स की तादाद जो है वो बढ़ती गई। और 2003 जब आया, 2003 में हमारे इंटरनेट यूजर्स की तादाद कितनी हो गई है, 175 मिलियन। तो ये आपको सारे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि 2003 में हमारे इंटरनेट यूजर्स की तादाद कितनी थी, 175 मिलियन, यानी 175 मिलियन नंबर ऑफ यूजर्स हैं 2003 के अंदर। तो अभी ये 2003 का रिकॉर्ड है। अभी अगर आप 2026 का रिकॉर्ड देखो तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये तो तादाद बिलियन में चली जाएगी। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं हमारे इंटरनेट के। ठीक हो गया जी। और वही ऊपर वाले ग्राफ को बेसिकली यहाँ पर टेंस की पावर में दिखाया गया है, साइंटिफिक फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास टॉपिक आता है जी, प्रॉबिंग द इंटरनेट। अब प्रॉबिंग क्या है, प्रॉबिंग को समझते हैं। पहले देखें, ये पैराग्राफ आपको प्रॉबिंग के बारे में बता रहा है, लेकिन मैं आपको आसान वर्डिंग बता देता हूँ। ये प्रॉबिंग बेसिकली आपके CS 610 यानी जो आप प्रैक्टिकल जो आपका सब्जेक्ट है CS 610 का, उसके लिए हाथ से इंपॉर्टेंट है। ये आगे प्रॉबिंग भी, ये पिंग भी, और ये ट्रैकिंग या रूट भी। ठीक हो गया। तो चले हम पहले प्रॉबिंग को समझते हैं। प्रॉबिंग क्या है दोस्तों, प्रॉबिंग ये है कि जब इंटरनेट 1970 के अंदर लॉन्च हुआ था, मतलब एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले, तब आपकी दुनिया में नंबर ऑफ वेबसाइट्स कितनी थी, 11-12 वेबसाइट थी बस। पूरी वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में तब वेबसाइट्स कितनी थी, 11 या 12 वेबसाइट्स थी सिर्फ। तो उन वेबसाइट्स को काउंट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं था, 11-12 वेबसाइट को काउंट करना कौन सा मुश्किल बात है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मतलब वो यही बता रहा है यहाँ पर, कहता है इन द अर्ली डेज व्हेन देयर वेयर सम डोजन कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। कहता है यानी हमारी वेबसाइट्स या कंप्यूटर की आप बात कर लो, तो यानी कहता है हमारे नेटवर्क के ऊपर यानी हमारे इंटरनेट के ऊपर जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड थे वो बहुत ही थोड़े थे, जिनको हम मैनुअली काउंट कर लेते थे। जिनको हम क्या कर लेते थे, ये देखो, इट वाज डन मैनुअली, कि यानी उस टाइम स्टार्टिंग पे हमारे नेटवर्क के अंदर चंद नंबर ऑफ कंप्यूटर्स थे जो कनेक्ट थे नेटवर्क के साथ, तो उनको हम मैनुअली क्या कर लेते थे, काउंट कर लेते थे। लेकिन बट नाउ, आजकल, एज वी हैव सीन देयर दैट देयर आर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी आजकल जो है इंटरनेट के साथ जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो कितने हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो उन मिलियन ऑफ कंप्यूटर को काउंट करना कि इस टाइम हमारे इंटरनेट के साथ कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये मैनुअली बहुत मुश्किल बात है, बल्कि समझ लें इम्पॉसिबल बात है। ये हो ही नहीं सकता कि आप मैनुअली काउंट करना शुरू कर दो। तो इसलिए जनाब वो तरीका जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारे इंटरनेट के साथ कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो इस टाइम कनेक्टेड हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉबिंग द इंटरनेट। अब समझ आई प्रॉबिंग द इंटरनेट क्या होता है, कि यानी ये चेक, ऐसा तरीका जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे इंटरनेट के साथ कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, प्रॉबिंग द इंटरनेट। अब दोस्तों प्रॉबिंग द इंटरनेट के अंदर दो चीजें आती हैं, पहली आती है पिंग और दूसरी आती है ट्रैकिंग आ रूट। ये पिंग क्या है और ट्रैकिंग आ रूट क्या है, बेसिकली इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखें पिंग, ये मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूँ। अच्छा, प्रॉबिंग का आपको समझ आ गया, प्रॉबिंग द इंटरनेट क्या है। अच्छा, इसमें अब मैंने आपको बताया दो चीजें हैं। प्रॉबिंग तो आपको समझ आ गई कि ऐसा तरीका
जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे इंटरनेट के साथ कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इसको हम प्रॉबिंग द इंटरनेट कहते हैं। अब जनाब वो कौन सा टूल है जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं जो कनेक्टेड है, और उसके बाद अगर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को आपने चेक करना हो या किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को चेक करना हो कि ये स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन है, यानी ऑन है या ऑफ है, यानी ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट है या नहीं है, तो ये कैसे चेक करते हैं? उसके जनाब दो तरीके हैं प्रॉबिंग में। प्रॉबिंग में पहला तरीका पिंग का, पहला तरीका कौन सा है? पिंग टूल का। और दूसरा तरीका है ट्रैकिंग आ रूट का। पिंग बेसिकली, पिंग और ट्रैकिंग आ रूट क्या करते हैं? पिंग बेसिकली जब आप अप्लाई करते हो ना, ये एक ऐसा टूल है जो आपको ये बताता है कि ये जो आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो, ये जो आप कंप्यूटर जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, इसकी बेसिक ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट है कि नहीं है, पहले आपको ये बताता है। दूसरा, ये आपको उस वेबसाइट की स्पीड भी बताता है कि उस वेबसाइट की स्पीड कितनी है, और उसका इंटरनेट के साथ जो कनेक्शन है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको पिंग जो है वो फ्राहम करता है। अब आप पिंग को अप्लाई कैसे करते हो? उसके लिए आप अपने CMD, मतलब जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है कंप्यूटर के अंदर, उसमें आप जाकर लिखोगे पिंग कमांड, और उसके बाद स्पेस देके आप अपनी उस वेबसाइट का नाम लिखोगे जिस वेबसाइट का आपने कनेक्शन इन्फॉर्मेशन चेक करनी है और उसके साथ उसकी स्पीड चेक करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये करते हो। लेकिन पिंग में ना एक इशू है। पिंग में प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि अगर मान लो एक वेबसाइट है, वो फिलहाल ऑफ है, मतलब वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई इशू है, तो पिंग बेसिकली आपको वो इशू नहीं बताएगा, वो आपको प्रॉब्लम नहीं बताएगा कि किस वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आया। क्योंकि मैंने आपको जैसे भी बताया कि जब आप पिंग आगे स्पेस देके अपनी वेबसाइट का नाम लिख के एंटर प्रेस करते हो ना, तो बेसिकली आपको ना पिंग एक रिस्पॉन्स देता है, जिस रिस्पॉन्स के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि इस वेबसाइट का कनेक्शन इन्फॉर्मेशन क्या है और इसकी इस वेबसाइट की स्टैम्प स्पीड कितनी है। तो अगर मान लो वो वेबसाइट की आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब वो वेबसाइट इस टाइम वर्किंग स्टेट में नहीं है। और अगर वो वर्किंग स्टेट में नहीं है, तो कम से कम पिंग को ये तो बताना चाहिए था ना कि जनाब क्या वजह है जिसकी वजह से ये वेबसाइट वर्किंग स्टेट में नहीं है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो बेसिकली पिंग में एक प्रॉब्लम ये है कि पिंग हमें अगर वेबसाइट वर्किंग में हो तो हमें रिस्पॉन्स देता है, लेकिन अगर वेबसाइट वर्किंग में ना हो तो हमें रिस्पॉन्स भी नहीं देता और हमें प्रॉब्लम भी नहीं बताता, हमें मतलब वो वजह भी नहीं बताता कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये रिस्पॉन्स मैंने नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों दूसरा टूल आता है ट्रैकिंग अ रूट। ट्रैकिंग अ रूट बेसिकली प्रॉबिंग का एक दूसरा टूल है जो क्या करता है, ये भी सेम पिंग की तरह काम करता है, मतलब ये भी आपको वेबसाइट की पूरी जानकारी देता है। लेकिन इसमें और पिंग में फ़र्क ये है कि पिंग आपको थोड़ी डिटेल फ्राहम करता है, जबकि जो ट्रैक रूट है ये आपको ज़्यादा डिटेल जो है उस वेबसाइट की फ्राहम करता है। और अब मैंने आपको पिंग का बताया ना, आप लिखते कैसे हो? पिंग स्पेस देके अपनी वेबसाइट, जबकि ट्रैक रूट को आप कैसे लिखते हो? आप लिखते हो ट्रैक रूट आगे स्पेस देके टू, आगे स्पेस देके अपनी उस वेबसाइट का नाम लिखते हो और एंटर प्रेस करते हो, तो आपको उस वेबसाइट की पूरी जानकारी जो है ट्रैक रूट जो है वो फ्राहम कर देता है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल है, ये क्या है? प्रैक्टिकल है जो आप जाके CMD पे करते हो, और ये मोस्टली सर आपसे करवाते हैं किसमें है? CS 610 के अंदर। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आप पिंग कैसे अप्लाई करते हो और आप ट्रैक रूट कैसे अप्लाई करते हो। ये देखो ट्रैक रूट की कमांड लिखी हुई है और ऊपर पिंग की कमांड भी यहाँ पे लिखी हुई है। लो दोस्तों, यहाँ तक हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था ये वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको बहुत ही डिटेल के साथ एक चीज़ बताई है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।